अस्सलाम वालेकुम। इमरान सीरीज़ एक उर्दू जासूसी नावल सीरीज़ है जिसे पाकिस्तानी मुसन्निफ मज़हर कलीम ने तख्लीक किया है। अली इमरान एक अहम किरदार है, एक मज़ाहिया खुफिया एजेंट जो सीक्रेट सर्विसेज को X2 के तौर पर कंट्रोल करता है, लेकिन सीक्रेट सर्विसेज के एक आम रुकन के तौर पर काम करता नज़र आता है। सवाए चंद मुट्ठी भर लोगों के किसी को इनके सर्विसेज चीफ की हैसियत का इल्म नहीं। और आज आपके लिए हाजिर है इसी सीरीज़ का एक और सिलसिला, रॉक हेड। इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत है? सच सच लिख देना कि इसे स्पेशल फोर्सेस ने गिरफ्तार किया। फिर इसकी रिहाइश गाह के एक खुफिया सेफ से इन्हें एक फ़ाइल मिली। इसके बाद दरमियान में अली इमरान कूद पड़ा। उसने मुजरिम बमा फ़ाइल मेरे हाथों इंतहाई कलील मुआवजे पर फ़रोख्त कर दी है। बाकी की कार्रवाई मैंने कर डाली और रिपोर्ट ख़त्म, इमरान ने कहा। फिर वही बकवास, सीधी तरह बताओ कि इसकी गिरफ्तारी कैसे और कहाँ से डालूं। अभी थोड़ी देर पहले तो तुम्हारे डैडी ने मुझे ये फाइल दी है। उन्होंने तो मरकर भी यकीन नहीं करना कि मैंने दफ्तर में बैठे बैठे सब कुछ कर लिया। फिर उन्हें लामहाला तुम्हारी मेरे ऑफिस में मौजूदगी का इल्म भी हो जाना है, फयाज ने कहा। और फिर इससे पहले कि इमरान कोई जवाब देता, फ़ोन की घंटी बज उठी और फयाज ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, बोल रहा हूँ, सुपरिटेंडेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो, फयाज। फयाज ने आदत के मुताबिक अपना मुकम्मल तारुफ कराते हुए कहा, मगर दूसरे लम्हे वो बेइख्तियार चौंक पड़ा और फिर उसने जल्दी से रिसीवर इमरान की तरफ बढ़ा दिया। जोसेफ का फ़ोन है, फयाज ने रिसीवर इमरान की तरफ बढ़ाते हुए कहा। यस, इमरान ने रिसीवर लेकर कान से लगाते हुए कहा। जोसेफ बोल रहा हूँ बॉस, आदमी पहुंच गया है। दूसरी तरफ से जोसेफ ने मुख्तसर से बात करते हुए कहा। इसने सदीकी वगैरह का नाम नहीं लिया था, क्योंकि इमरान ने भी पहले फ़ोन में सदीकी का नाम नहीं लिया था, इसलिए जोसेफ ने भी एहतियात बरती थी। ठीक है, जब फयाज आए तो इस आदमी को बेहोशी की हालत में इसके हवाले कर देना, इमरान ने कहा। यस सर, दूसरी तरफ से कहा गया तो इमरान ने रिसीवर रख दिया। हाँ तो फिर डिलीवरी लेनी है या नहीं, बोलो, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। म, म, मगर मैं क्या करूं? इसकी बरामदगी डालूं? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, फयाज ने दोनों हाथों से सर पकड़ते हुए कहा। अगर एक चेक और लिख दो तो ये मसला भी हल हो सकता है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन दूसरे लबे उसने बेइख्तियार अपना जिस्म कुर्सी समेत झटके से पीछे किया और हवा में उड़ता हुआ पेपर वेट उसके सर के करीब से गुजरता एक धमाके से दीवार से जा टकराया। ये पेपर वेट फयाज ने मारा था। तुम कमीने ब्लैकमेलर, फिर चेक, फिर रकम, दोस्ती नहीं, दोस्ती के पर्दे में मेरे सबसे बड़े दुश्मन हो। कहाँ से लाऊं इतनी रकम? फयाज ने यखलक फट पड़ने वाले लहजे में कहा। और इमरान इसकी हालत देखकर बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। फयाज वाकई जुलझुलाहट की अरूज पर पहुंच गया था और अपने हवास खो बैठा था। अरे अरे, क्या हुआ तुम्हें? मैंने तो खाली चेक की बात की है, रकम भरने की तो बात की ही नहीं। अब तुमने मुझ पर हाथ उठाया है, ऐसे ही सही, अब भुगतो। ये लो अपना चेक, लाओ मेरी फाइल। तुम जानो और डैडी जाने, इमरान ने मसनूई गुस्से भरे लहजे में कहा और जेब से चेक निकाल कर उसने फयाज के सामने फेंक दिया। ये लो, फाइल ले जाओ और ये चेक भी ले जाओ। बस आइंदा मुझे अपनी शक्ल ना दिखाना। बस आज मैं खुदकुशी कर लूँगा, आज ही क्या, अभी और इसी वक्त करूँगा। फयाज ने मेज़ पे पड़ी हुई फाइल और चेक दोनों उठाकर इमरान की तरफ फेंकते हुए चीख कर कहा। और फिर उसने बिजली की तेज़ी से मेज़ की दराज खोली और इसमें से रिवॉल्वर निकाल लिया। मगर दूसरे लम्हे इमरान का हाथ हरकत में आया और रिवॉल्वर फयाज के हाथ से निकलकर इमरान के हाथ में पहुंच गया। दो मुझे, मैं भी खुदकुशी करता हूँ। ऐसी ज़िंदगी से मर जाना बेहतर है। फयाज का वाकई नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था। तुम्हें खुदकुशी करने की क्या ज़रूरत है? आखिर दोस्त कब काम आएंगे? मैं गोली चला देता हूँ, यकीन करो कि मेरा निशाना ख़ता नहीं करेगा और गोली ठीक दिल में उतर जाएगी। तकलीफ़ भी ज़्यादा नहीं होगी और तुम इत्मीनान से सलमा भाभी को, बेवा और बच्चों को यतीम करके कब्र में पहुँच जाओगे और फरिश्तों के सवालात के जवाब देने लगोगे, इमरान ने करख्त लहजे में कहा और रिवाल्वर का रुख फयाज के सीने की तरफ कर दिया। इसके चेहरे पे यकलख्त बेपनाह सफाकी उभर आई थी। क्या क्या वाकई तुम मुझे गोली मार दोगे? क्या वाकई? फयाज की हालत तेज़ी से बदलने लगी थी। बिल्कुल मार दूंगा, खुदकुशी तो हराम है।
और मैं नहीं चाहता कि मेरा दोस्त हराम मौत मरे, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। तो फयाज बेख्तियार हंस पड़ा। वाह तुम्हारी दोस्ती, लाओ मुझे रिवॉल्वर दो, फयाज ने हंसते हुए कहा। इमरान ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया, क्योंकि फयाज की जहनी रूह पलट चुकी थी। वो नर्वस ब्रेकडाउन के दौरे से बाहर आ गया था। यही इमरान चाहता था, वरना इसे मालूम था कि ये दौरा पड़ने के बाद बढ़ता ही जाता है और नतीजा वाकई फयाज की मौत की सूरत में भी निकल सकता था। इसने ये सब कुछ किया ताकि फयाज की जहनी रो खुद ब खुद बदल जाए। अब तुम इंसानों के जामे में आ गए, ये लो रिवॉल्वर, इमरान ने कहा और रिवॉल्वर फयाज की तरफ बढ़ा दिया। तुम अपनी बातों से मुझे पागल कर देते हो, फयाज ने शर्मिंदा से लहजे में कहा। रिवॉल्वर लेकर वापस मेज के दराज में रख डाला। ये लो अपना चेक, जिसकी खातिर तुम मरने चले थे। इमरान ने चेक उठाया और इसके पुर्जे पुर्जे कर कर साथ ही पड़ी टोकरी में डाल दिया। ये तुमने क्या किया? मेरा ये मतलब नहीं था, वो तो बस जाने क्यों मेरा दिमाग घूम गया था, फयाज ने बौखलाए हुए लहजे में कहा। सुनो, इस फाइल में मौजूद किसी पते पे रेड करो, वहाँ से मतलूबा आदमी पकड़ो और साथ ये लिख देना कि प्रीतम दास भी वहीं छुपा हुआ था और तुमने इसे बरामद कर लिया। ये फाइल बेशक वहीं से बरामद कर लेना और फिर बाकी गिरफ्तारियां भी हो जाएंगी। इस तरह केस मुकम्मल हो जाएगा। खुदा हाफिज, इमरान ने कुर्सी से उठते हुए संजीदा लहजे में कहा। अरे अरे रुक जाओ प्लीज़, देखो मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, तुम सारी चेक बुक ले लो, लेकिन इस तरह नाराज़ होकर मत जाओ प्लीज़ इमरान, फयाज ने जल्दी से उठकर मेज़ से दूसरी तरफ घूमकर इमरान के सामने आते हुए कहा। मैं तो कमीना हूँ, ब्लैकमेलर हूँ, फिर, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। वो तो मैंने गुस्से में कह दिया था, मैं खुद कमीना और ब्लैकमेलर हूँ, बल्कि मैं महा कमीना हूँ, बिल्कुल कमीना ही हूँ, फयाज ने कहा और इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। अब क्या किया जाए, अब तो मैं दोस्त कह बैठा हूँ तो दोस्ती तो निभानी ही पड़ेगी, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और दोबारा कुर्सी पर बैठ गया। इमरान के मुस्कुराते ही फयाज का चेहरा बेख्तियार खुल उठा। वो बजाय वापस अपनी कुर्सी की तरफ आने के तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़ गया, लेकिन दरवाजे के करीब पहुंचकर वो बेख्तियार ठठक कर रुका और फिर तेज़ी से वापस मुड़कर अपनी कुर्सी की तरफ आया। कुर्सी पर बैठकर इसने जल्दी से मेज़ पर रखी हुई घंटी पर हाथ मारा। यस सर, बाहर मौजूद चपरासी ने जल्दी से अंदर आकर सलाम करते हुए कहा। मशरूबात की 3 बोतलें ले आओ, फयाज ने कहा। 3? मगर चपरासी ने हैरत और इधर उधर देखते हुए कहा। एक तुम पी लेना, जाओ जल्दी, फयाज ने कहा तो चपरासी के चेहरे पर यकलक शदीद तरीन हैरत के तासुरात उभर आए। इसका अंदाज़ा ऐसा था जैसे इसे अपने कानों पर यकीन ना आ रहा हो। वो मैं चपरासी ने हैरत की शिद्दत से बौखलाते हुए लहजे में कहा। जाओ और जैसे साहब कह रहे हैं वैसे करो, साहब बहुत रहम दिल और सखी आदमी है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो चपरासी तेज़ी से मुड़ा और फिर दौड़ता हुआ कमरे से बाहर चला गया। लो अब तो खुश हो, अब तो मैंने चपरासी को भी बोतल पिला दी, अब तो नाराज़ नहीं हो, फयाज ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। अच्छा तो ये मेहरबानी तुमने मेरी वजह से की है, चपरासी तुम्हारा है और एहसान मुझ पर रखा हुआ है, इमरान ने हंसते हुए कहा। फयाज ने भी बेख्तियार दांत निकाल दिए। इसी लम्हे चपरासी अंदर दाखिल हुआ तो इसके दोनों हाथों में मशरूबात की एक एक बोतल थी, जो इसने लाके इमरान और फयाज के सामने रख। तुम्हारी बोतल कहाँ है, इमरान ने पूछा। जी वो बाहर मौजूद है, मैं बाहर पी लूँगा, शुक्रिया सर, चपरासी ने मुसरत भरे लहजे में कहा और फिर तेज़ी से मुड़ गया। देखा, गरीब लोग कितनी मामूली बातों पर खुश हो जाते हैं, ये बोतल से इसकी बातें खुल पड़ी हैं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। गरीब लोग सर पर भी जल्दी चढ़ जाते हैं, फयाज ने मुंह बनाते हुए कहा। तुम्हारे सर चढ़कर गरीब ने फंसना है और क्या करना है, इमरान ने हंसते हुए कहा तो फयाज बेख्तियार झनक गया। ओके, अब मुझे इजाज़त दो, अब तमाम कार्रवाई तो तुम खुद ही कर लोगे ना, इमरान ने उठते हुए कहा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर लूँगा, शुक्रिया, बेहद शुक्रिया, फयाज ने मुसरत भरे लहजे में कहा। लेकिन अगर जोसेफ ने प्रीतम दास को तुम्हारे हवाले करने से इनकार कर दिया तो फिर, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। क्यों इनकार करेगा, तुमने उसे कह दिया है, फयाज ने चौंक कर कहा। अब तुम्हें क्या मालूम, मैंने जोसेफ को तुमसे मिलने वाला चेक देने का वादा किया था। जब इसे चेक नहीं मिलेगा तो हो सकता है वो इनकार कर दे और तुमने चेक फटने पर
अपने चपरासी को सिर्फ एक बोतल पिलाकर अपने लिहाज से हिसाब बराबर कर दिया है। लेकिन इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे खुदा खुदा करके तो रकम बची थी। मैं तो दिल ही दिल में शुक्र अदा कर रहा था। मगर तुम बहरहाल ठीक है। फ्याज ने एक तवील सांस लेते हुए कहा और फिर जेब से चेक बुक निकाल ली। बेशक मशरूबात की बोतल की रकम काट लेना, इमरान ने कहा तो फ्याज बेख्तियार फीकी सी हंस के रह गया। घने दरख्तों से भरे हुए जजीरे के दरमियान में लकड़ी के बने हुए एक बड़े से कैबिन में मैडम शीला एक मेज़ के पीछे कुर्सी पर इत्मीनान से बैठी हुई थी। मेज़ पर एक मुस्ततील शक्ल की मशीन मौजूद थी, जिसके दरमियान में एक छोटी सी स्क्रीन थी। वो रोशन थी और इस पर समंदर का मंजर नज़र आ रहा था, जबकि बाकी मशीन पर बेशुमार छोटी बड़ी रंग की बल्ब तेज़ी से जल रही थी। कैबिन की एक दीवार के साथ एक देव हैकल मशीन खड़ी थी, जिसके सामने एक आदमी स्टूल पर बैठा हुआ था। इस मशीन में काफ़ी बड़ी स्क्रीन थी, जिसमें 4 खाने बने हुए थे और हर खाने में समंदर का ही मंजर नज़र आ रहा था, लेकिन हर मंजर दूसरे से अलहदा था। इस बड़ी मशीन पर भी बेशुमार बल्ब जल रहे थे। कहीं चीफ बॉस का आइडिया गलत ही ना निकले, मैडम शीला ने मशीन के सामने बैठे हुए आदमी से मुखातिब होकर कहा। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है मैडम। आज हमें 2 रोज़ हो गए हैं, अभी तक कोई नहीं आया। इस आदमी ने घूमने वाले स्टूल को घुमाकर अपना रुख मैडम शीला की तरफ करते हुए कहा। वो सुखदेव तो मुझे इन लोगों से इस तरह डरा रहा था जैसे वो लोग अफलातून हों, मैडम शीला ने मुंह बनाते हुए कहा। बास लोग फितरी तौर पर जल्द ही दूसरों से मरकूब हो जाते हैं मैडम शीला। सुखदेव भी ऐसे ही लोगों में लगता है, इस आदमी ने जवाब देते हुए कहा और मैडम शीला ने इस बात में सर हिला दिया। मैडम, ये भी तो हो सकता है कि ये लोग हेलीकॉप्टर के जरिए बराह रास्त जजीरे पर पहुंच जाएं। चंद लम्हों की खामोशी के बाद इस आदमी ने कहा तो मैडम शीला बेख्तियार हंस पड़ी। अब तुम्हारा शुमार भी सुखदेव टाइप के अफराद में करना पड़ेगा। रामलाल, तुम्हारा क्या ख्याल है कि बटाम जजीरे पर हिफाजत करने वाले इंतजामात नहीं किए गए और जिसका जी चाहेगा वो वहाँ पहुँच जाएगा? वो सरदार सिंह वहाँ क्या मक्खियाँ मारने के लिए मौजूद है? मैडम शीला ने मुंह बनाते हुए कहा। तो फिर मैडम, हमारी क्या ज़रूरत बाकी रह जाती है? रामलाल ने जवाब देते हुए कहा। हमने बैरूनी तौर पे हिफाजत करनी है और ये हिफाजत जाहिर है समुंदर के रास्ते ही हो सकती है। आसमान से अगर कोई हमला हुआ तो बटाम जजीरे पर इस सिलसिले में बाकायदा हिफाजती इंतजामात मौजूद हैं। एयर चेक पोस्ट भी है, हेलीकॉप्टर को दूर से हिट कर देने वाले मिसाइल भी हैं। हम यहाँ इसलिए मौजूद हैं कि वो लोग लांचों के जरिए रात की तारीकी में बटाम जजीरे में ना पहुँच जाएं, मैडम शीला ने कहा। और फिर उससे पहले कि मजीद कोई बात होती, मेज़ पर मौजूद मशीन की ज़ेरे हिस्से में यकलक सीटी की तेज़ आवाज़ सुनाई देने लगी और रामलाल और मैडम शीला दोनों बेख्तियार चौंक पड़े। हेडक्वार्टर से कॉल है मैडम, रामलाल ने मशीन के एक डायल को देखते हुए कहा। मैडम शीला ने इस बात में सर हिला दिया और फिर हाथ बढ़ाकर सामने मौजूद मशीन के निचले हिस्से में मौजूद एक बटन प्रेस कर दिया। हेलो, चीफ बॉस कॉलिंग, ओवर। बटन प्रेस होते ही चीफ बॉस की मखसूस आवाज़ सुनाई दी। यस बॉस, शीला बोल रही हूँ, ओवर। मैडम शीला ने मुदमाना लहजे में कहा। तुमने चेक पोस्ट पर अपना काम मुकम्मल कर लिया है या नहीं, ओवर। चीफ बॉस ने पूछा। यस बॉस, मैंने बटाम और वशाका दोनों जजीरों के गिर्द 20 किलोमीटर के फासले में अलार्मिंग रेस का सर्कल नस्ब कर दिया है। हम इस पर 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं। जैसे ही वो लोग आएंगे हमें फौरी इतला मिल जाएगी और फिर इनका खात्मा आसानी से यकीनी तौर पर हो जाएगा, ओवर। मैडम शीला ने बड़े पुरअतमाद लहजे में कहा। पाक एशिया से हमें हतमी इतला मिल चुकी है, वहाँ का सारा सेटअप ख़त्म हो गया है। गो इस सेट के खात्मे का क्रेडिट सेंट्रल इंटेलिजेंस के सुपरिटेंडेंट फ्याज बताया जाता है, लेकिन इसने जैसे तेज़ी से कार्रवाई की है, इससे जाहिर होता है कि इसे स्पेशल फोर्सेस या सीक्रेट सर्विस ने बाकायदा कार्रवाई मुकम्मल करके दी है। वैसे ये भी इतला मिली है कि इस सेटअप के खात्मे से कबल पाक एशिया सीक्रेट सर्विस के लिए काम करने वाला आदमी इमरान भी इस सुपरिटेंडेंट के ऑफिस में मौजूद रहा है। इससे यह नतीजा निकलता है कि हमारे इस सेटअप के पीछे सिर्फ सेंट्रल इंटेलिजेंस ही नहीं बल्कि स्पेशल फोर्सेस या सीक्रेट सर्विस का हाथ है, क्योंकि प्रीतम दास को बटाम जजीरे से मुतल्लिक तमाम मालूमात थीं।
اور وہاں چھاپی جانے والی جعلی کرنسی کے بارے میں بھی مکمل اطلاع تھی۔ اسی طرح جانو بھی یہ سب کچھ جانتا تھا، اس لیے یقیناً یہ لوگ اب بٹام جزیرے پر حملہ کریں گے۔ میری خواہش تو تھی کہ وہاں موجود تمام جعلی کرنسی کو کافرستان میں کسی جگہ شفٹ کر دیا جائے، لیکن جب میں نے کافرستان کے اعلیٰ حکام سے اس بارے میں بات کی تو انہوں نے اس کی اجازت دینے سے انکار کر دیا، کیونکہ ان کے مطابق اگر یہ جعلی کرنسی کافرستان کے اندر سے پکڑی گئی تو پھر بین الاقوامی سطح پر کافرستان کی شدید بدنامی ہوگی۔ اس لیے مجبوراً مجھے خاموش ہونا پڑا۔ البتہ اعلیٰ حکام نے مجھے یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ پاک ایشیا میں ان کے ایجنٹ اس عمران کی نگرانی کریں گے، اور اگر وہ ٹیم لے کر وہاں سے چلا تو ہمیں اس کی اطلاع مل جائے گی۔ اس کے باوجود تم نے پوری طرح ہوشیار رہنا ہے، اوور، چیف باس نے کہا۔ آپ قطعی بے فکر رہیں باس، وہ کسی صورت بھی یہاں تک زندہ سلامت نہیں پہنچ سکتے، اوور، میڈم شیلا نے کہا۔ میں نے سردار سنگھ کو بھی الرٹ کر دیا ہے تاکہ اگر وہ لوگ فضا سے جزیرے پہ پہنچنے کی کوشش کریں تو وہ ان کے ہیلی کاپٹر کو فضا میں ہی ہٹ کر دیں۔ اس کے باوجود تم بھی پوری طرح ہوشیار رہنا، اوور، چیف باس نے کہا۔ یس باس، اوور، میڈم شیلا نے کہا تھا۔ دوسری طرف سے اوور اینڈ آل کے الفاظ سن کر اس نے بٹن آف کر دیا، رابطہ ختم کر دیا۔ کاش یہ لوگ جلد آ جائیں، اب تو میرے دل میں اس عمران سے ملنے کی اشتیاق پیدا ہو گیا ہے، میڈم شیلا نے رام لال سے مخاطب ہو کر کہا۔ رام لال بے اختیار مسکرا دیا۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے بعد اچانک مشین سے سائرن بجنے کی تیز آواز سنائی دینے لگی تو وہ دونوں بے اختیار اچھل پڑے۔ رام لال نے اسٹول سے اٹھ کر تیزی سے اس دیو ہیکل مشین کو آپریٹ کرنا شروع کر دیا، جبکہ میڈم شیلا کی آنکھیں اپنے سامنے موجود اسکرین پر جمی ہوئی تھیں، جس پر تیزی سے منظر بدلتے جا رہے تھے۔ سائرن کی آواز مسلسل سنائی دے رہی تھی اور چند لمحوں بعد ایک منظر اسکرین پر ساکت ہو گیا۔ منظر میں ماہر گیروں کی ایک بڑی لانچ تیزی سے شمال مغرب کی طرف سے وشاکو کے جزیرے کی طرف آتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ یہ تو ماہی گیروں کی کشتی ہے میڈم، رام لال نے کہا۔ ان کو کلوز اپ میں لاؤ، انہوں نے ابھی آؤٹر ریس لائن کراس کی ہے، جلدی کرو، میڈم شیلا نے چیختے ہوئے کہا۔ یس میڈم، رام لال نے جواب دیا، اور اس کے ساتھ ہی اسکرین پر نظر آنے والی چھوٹی سی کشتی تیزی سے پھیلتی چلی گئی۔ چند لمحوں بعد وہ پوری اسکرین پر کشتی ہی نظر آ رہی تھی، پھر کشتی غائب ہو گئی اور اس میں سوار افراد واضح طور پر نظر آنے لگے۔ ان کی تعداد 5 تھی اور وہ سب ماہی گیر تھے۔ کشتی میں جال اور ماہی گیری کا سامان پڑا ہوا تھا۔ یہ تو واقعی ماہی گیر ہیں، لیکن انہیں موت اس طرف لے آئی ہے، اب یہ بچ نہیں سکیں گے، میڈم شیلا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ یس میڈم، ریڈ زیرو سرکل سے ٹکراتے ہی ان کی کشتی کے پر خدشے اڑ جائیں گے، رام لال کی آواز سنائی دی۔ کلوز اپ ختم کرو، میڈم شیلا نے کہا تو اسکرین پر منظر تیزی سے پھیلنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد سمندر میں دوڑتی ہوئی لانچ نظر آنے لگی۔ چیک کرو یہ ریڈ زیرو سرکل سے کتنے فاصلے پر ہیں، میڈم شیلا نے کہا۔ صرف 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے میڈم، رام لال کی آواز سنائی دی تو میڈم شیلا نے اسبات میں سر ہلا دی۔ کشتی اب ایک نقطے کی صورت میں ہی نظر آ رہی تھی۔ پھر اچانک مشین میں تیزی سے سیٹی کی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی لانچ فضا میں اچھلی اور پھر اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، جو کہ اسکرین پر صاف دکھائی دے رہے تھے۔ اب منظر کلوز کرو تاکہ ان کی لاشیں دیکھ لی جائیں، میڈم نے کہا تو اسکرین پر منظر تیزی سے آگے کی طرف آتا دکھائی دینے لگا۔ چند لمحوں بعد سمندر میں کشتی، جال، ماہی گیری کے دوسرے سامان کے ٹکڑے ادھر ادھر تیرتے ہوئے دکھائی دینے لگے، لیکن لاچ یا انسانی جسم کا کوئی ٹکڑا بھی نہیں شامل تھا۔ یہ تو صرف کشتی ہے، جال ہے اور دوسرا سامان کے ٹکڑے ہیں، انسانی جسم کا تو کوئی ٹکڑا نظر نہیں آ رہا، میڈم شیلا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ ڈوب گئے ہوں گے جناب، رام لال نے کہا۔ احمق تو نہیں ہو گئے، لاشیں کیسے ڈوب سکتی ہیں، میڈم شیلا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ پھر ان کی لاشوں کے ٹکڑے اب تک بہتے ہوئے دور نکل گئے ہوں گے، اور کیا کہا جا سکتا ہے، کشتی کی اس حالت میں ان کے زندہ بچنے کے تو بہرحال کوئی چانس نہیں ہے، رام لال نے جواب دیا۔ 3x ریس فائر کر کے چیک کرو، جلدی کرو، میری چھٹی حص خطرے کا سائرن بجا رہی ہے، میڈم شیلا نے کہا۔ یس میڈم، رام لال نے کہا، اور چند لمحوں بعد سمندر پر سرخ رنگ کی لہروں کا جال سا پھیلتا نظر آنے لگا اور اس کے ساتھ ہی مشین میں ٹوں ٹوں کی آواز سنائی دینے لگی
ओह, ये वाकई जिंदा है। 3x रेस इनसे टकराकर कॉशन दे रही है, मैडम शीला ने चीखते हुए कहा। यस मैडम, हैरत है कि कश्ती तबाह होने के बावजूद कैसे जिंदा बच गए। रामलाल की हैरत भरी आवाज सुनाई दी। समुंदर के अंदर गहराई में चेक करो, जल्दी करो, मैडम शीला ने चीखते हुए कहा। यस मैडम, रामलाल ने कहा, लेकिन दूसरे लम्हे बड़ी मशीन में एक धमाका सा हुआ और इसके साथ ही मशीन के सारे बल्ब एक के बाद एक बुझ गए। स्क्रीन भी तारीख हो गई। यही हाल मैडम के सामने पड़ी हुई मशीन का हुआ। ये क्या हो गया है? ये तो रेड जीरो का सर्किट ही खत्म हो गया, अलार्मिंग रेस भी खत्म हो गई, ये तो सारा सेटअप ही खत्म हो गया, मैडम शीला ने हलक के बल चीखते हुए कहा। मैडम, मेरा ख्याल है ये लोग माहीगीर नहीं थे, ये दुश्मन थे और इन्हें हमारे इस सेटअप का पहले से ही इल्म था। वो इसके खिलाफ बाकायदा तैयार होकर आए थे, रामलाल ने घबराते हुए कहा। तो फिर अब क्या किया जाए? मैडम शीला ने कहा। यहाँ जजीरे पर हमारे आदमी मौजूद हैं, अगर ये लोग आए तो हम आसानी से इनको हलाक कर देंगे, और अगर ये यहाँ आने की बजाय सीधा बटाम जजीरे पर गए तो आप सरदार सिंह को अलर्ट कर दें, रामलाल ने कहा। नहीं, हम इन्हें हलाक करने के बाद ही सरदार सिंह को इनके मुतालिक बताएंगे, वरना हमारे ग्रुप को नाकाम समझा जाएगा और ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम जाकर साथियों को अलर्ट करो और जजीरे के चारों तरफ फैल जाओ, पूरी तरह होशियार रहो, मैडम शीला ने कहा। लेकिन मैडम, अगर वो बराह रास्त बटाम पहुंच गए तो फिर, रामलाल ने कहा। फिर जो होगा देखा जाएगा, फिलहाल जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही करो, मैडम शीला ने सख्त लहजे में कहा और रामलाल सर हिलाता हुआ कैबिन से बाहर चला गया। तेज रफ्तार लॉन्च समंदर की तरफ दौड़ती आगे बढ़ती चली जा रही थी। लॉन्च में इमरान के साथ सदीकी, चौहान, खावर और नोमानी मौजूद थे। इन सब के जिस्मों पे माहीगीरों जैसे लिबास थे। लॉन्च में भी माहीगीरों के मखसूस जाल और दूसरा सामान पड़ा हुआ था। लॉन्च को खावर चला रहा था, जबकि इमरान और दूसरे लॉन्च में नीचे बैठे हुए थे। इमरान के सामने कश्ती के पेंदे में एक सुर्ख से रंग की धात से बनी हुई मशीन रखी हुई थी, जिसका एरियल बाहर को निकला हुआ था। वो अभी बैनुल-अक़वामी समंदर में सफ़र कर रहे थे। पाक एशिया से रवाना होकर वो पहले बैनुल-अक़वामी समंदर में दाखिल हुए थे और फिर वहाँ से एक लंबा चक्कर काट कर वो काफिरिस्तान की सरहद की तरफ बढ़ने लगे थे। इमरान ने पाक एशिया से रवानगी से पहले बाकायदा नक्शा देखकर रूट का तयन कर लिया था। इसके साथ साथ इसने ऐसी मशीनरी भी कश्ती में रख ली थी जिससे इस बेटाम जजीरे के गिर्द अगर कोई साइंसी हिफाजती इंतज़ाम किया गया हो तो उसे पहले ही चेक कर लिया जाए और इसका तोड़ भी कर लिया जाए। सुर्ख रंग की मशीन समुंदर के अंदर गहराई से लेकर सतह समंदर के कई फुट ऊपर तक हर किस्म की रेस की निशानदही काफ़ी फासले से कर सकती है। इमरान साहिब, अगर हम पाक एशिया से पहले काफिरिस्तान जाते और वहाँ से इस जजीरे पर जाते तो मेरा ख्याल है हमें ज़्यादा आसानी रहती, सदीकी ने कहा। उन लोगों को लम्हाला अपने आदमियों की गिरफ्तारी का इल्म हो गया होगा और इसके बाद ये बात हर आदमी आसानी से समझ सकता है कि इनके सेटअप का खात्मा करने वाले अब जाली करेंसी को तबाह करने की कोशिश करेंगे, इमरान ने जवाब दिया। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि उन्होंने जाली करेंसी के स्टॉक को फौरी तौर पर वहां से शिफ्ट कर दिया हो, सदीकी ने कहा। ऐसा भी मुमकिन है, लेकिन इसका इल्म आगे जाकर होगा। अगर तो वहां जजीरे पर हिफाजती इंतजामात हुए तो इसका मतलब ये होगा कि स्टॉक वहीं मौजूद है, और अगर ना हुआ तो लाजमन जजीरे खाली होंगे। इसके पेश नज़र काफिरिस्तान में इसे तलाश किया जाएगा, इमरान ने जवाब दिया। तो सदीकी ने इस बात में सर हिला दिया। इमरान साहिब, अगर हम हेलीकॉप्टर से पहले इस बटाम जजीरे के करीबी जजीरे पर पहुंचते और फिर वहां से बटाम जजीरे पर जाते तो ज़्यादा आसानी ना होती, चौहान ने कहा। हेलीकॉप्टर दूर से चेक हो सकता है और इसे दूर से ही फ़ज़ा में हिट कर दिया जा सकता है। किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ जाली करेंसी का इतना बड़ा मंसूबा बनाने वाले लोग आम मुजरिम नहीं हो सकते, इमरान ने जवाब दिया। और फिर इससे पहले कि मज़ीद कोई बात हो, अचानक मशीन में तेज़ सीटी की आवाज़ सुनाई देने लगी। ओह ओह, खावर लॉन्च की रफ्तार हल्की कर दो, इमरान ने चीखते हुए कहा। तो तेज़ी से दौड़ती हुई लॉन्च को एक झटका लगा और इसकी रफ्तार तेज़ी से कम होती चली गई। इमरान ने हाथ बढ़ाकर इस मशीन पर मौजूद बटन जगह बाद दीगर प्रेस किए तो मशीन पर मौजूद डायलों पर
سوئیاں تیزی سے حرکت کرنے لگی۔ سیٹی کی آواز مسلسل سنائی دے رہی تھی، الارمنگ سسٹم اور ریڈ ریس کا سرکل۔ حیرت ہے، اس قدر جدید انتظامات؟ عمران نے ڈائلوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب ہے عمران صاحب؟ صدیقی نے کہا۔ جزیرے سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پر الارمنگ سسٹم قائم کیا گیا ہے اور ہماری کشتی اس سرکٹ کو کاٹ کر آگے بڑھی ہے، اس لیے لامحالہ وہاں بھی الارم بج اٹھا ہوگا۔ یہاں بھی مشین نے سیٹی بجا کر ہمیں اطلاع کر دی ہے، لیکن ساتھ ساتھ مشین یہ بھی بتا رہی ہے کہ جزیرے سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پر ریڈ ریس کا سرکٹ بھی موجود ہے۔ جیسے ہی ہماری کشتی اس سے ٹکرائے گی مکمل طور پر تباہ ہو جائے گی۔ اور ان ریس کا مرکز وشاکو ہے، وٹام نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ حفاظتی انتظامات کے لیے وشاکو جزیرے کو انتخاب کیا گیا ہے، عمران نے کہا۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ صدیقی نے بے چین سے لہجے میں کہا۔ خاور، تم کشتی کی رفتار اور بھی کم کر دو، لیکن اسے رکنا نہیں چاہیے، چلتے رہنا چاہیے، تاکہ اگر اسکرین پر ہمیں چیک کیا جا رہا ہو تو وہ لوگ اسے رکتا دیکھ کر چونک نہ پڑیں۔ اور پھر کشتی کے فرش پر لیٹ کر ماہی گیروں کے لباس اتار دو اور جال کے نیچے موجود غوطہ خوری کے لباس کے ساتھ مخصوص جوتے پہن لو، اور پھر سر پر ہیلمٹ فٹ کر کے خاموشی سے ایک ایک کر کے سمندر میں اتر جاؤ، لیکن آگے نہیں بڑھنا۔ سب سے آخر میں نیچے اتروں گا اور پھر ہم اکٹھے آگے بڑھیں گے، عمران نے کہا۔ تو سب تیزی سے اس کی ہدایات کے مطابق حرکت میں آ گئے۔ وہ سب ایک ایک کر کے غوطہ خوری کے لباس میں کشتی کے کنارے سے جھک کر سمندر میں اترتے چلے گئے۔ آخر میں عمران اور خاور رہ گئے۔ چلو تم تیار ہو کر سمندر میں اتر جاؤ، اس دوران اس کو فکس کر کے اس کی سپیڈ تیز کر دیتا ہوں، عمران نے خاور سے مخاطب ہو کر کہا۔ تو خاور تیزی سے پیچھے ہٹ گیا اور پھر کشتی کے اندر لیٹ کر اس نے ماہی گیری کا لباس اتارا، اور پھر مخصوص جوتے، غوطہ خوری کا لباس اور ہیلمٹ پہن کر وہ آہستگی سے سمندر میں اتر گیا۔ تو عمران نے لانچ فکس کر دیا تاکہ وہ سیدھی چلتی رہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اس کی سپیڈ بھی تیز کر دی، اور پھر وہ بھی لباس وغیرہ تبدیل کر کے سمندر میں اتر گیا۔ لانچ تیزی سے آگے بڑھتی چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد سب اکٹھے ہو گئے۔ انہوں نے اپنے سر پانی سے باہر نکالے ہوئے تھے، جبکہ ان کے جسم پانی کے اندر تھے۔ لانچ تیز رفتار سے دوڑتی ہوئی آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ چند لمحوں بعد انہوں نے کشتی کو ایک دھماکے سے فضا میں اچھلتے ہوئے دیکھا، اور پھر اس کے ٹکڑے سمندر میں پھیلتے چلے گئے۔ کشتی میں موجود سامان بھی سمندر میں پھیل گیا تھا۔ ریڈ ریس سمندر کے اندر تھوڑی سی گہرائی تک ہوتی ہیں، اسی طرح 6-7 فٹ تک سطح سمندر سے اوپر تک موجود ہوتی ہیں، اس لیے گہرے غوطے لگاؤ اور نیچے سے اسے کراس کرو۔ سرخ رنگ کی ایک لائن اس کی نشانی ہے، عمران نے ہیلمٹ میں موجود ٹرانسمیٹر پر بات کرتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے غوطہ لگایا۔ اس کے پیچھے دوسرے ساتھی بھی تیزی سے غوطہ لگانے لگے، اور پھر ابھی وہ مطلوبہ گہرائی تک پہنچے ہی نہ تھے کہ اچانک سمندر کی سطح سے تیرتی ہوئی سرخ رنگ کی لہریں پورے سمندر میں پھیلتی چلی گئیں، اور پھر وہ عمران اور اس کے ساتھیوں کے جسموں سے ٹکرا گئیں، لیکن ان کی وجہ سے انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا تھا۔ یہ کیسی ریس ہے عمران صاحب؟ صدیقی کی آواز ٹرانسمیٹر پہ سنائی تھی۔ یہ چیکنگ ریس ہے، ہمیں چیک کیا جا رہا ہے، عمران نے جواب دیا۔ تو پھر تھوڑی دیر بعد وہ سب خاصی گہرائی میں پہنچ کر آگے بڑھنے لگے۔ چیکنگ ریس اس دوران غائب ہو چکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد انہیں اوپر سرخ رنگ کی لکیر سمندر کے کراس کرتے ہوئے دکھائی دی، تو وہ سمجھ گئے کہ یہ ریڈ ریس کو کراس کر رہے ہیں۔ پھر وہ آگے بڑھتے چلے گئے۔ عمران آگے بڑھتا ہوا رک گیا، اس کے ساتھ ہی اس نے پشت پر بندھے ہوئے تھیلے سے سائڈ زپ کھولی اور اندر سے ایک چھوٹا سا سرخ رنگ کا قلم نکال لیا۔ اس کا ایک حصہ پینسل کی نوک جیسا تھا، جبکہ دوسرا حصہ چپٹا تھا۔ عمران اوپر کو اٹھتا ہوا چلا گیا، اور پھر اس سرخ رنگ کے قریب جا کر اس نے نوک والا حصہ ریڈ ریس سرکٹ کے لائن کی طرف کیا، چپٹے حصے کو انگوٹھے سے دبا دیا۔ نوک سے زرد رنگ کی شعاع سی نکلی، اور پھر یہ شمع جیسے ہی ریڈ ریس سرکٹ کے لائن سے ٹکرائی، پانی میں تھر تھراہٹ سی ہوئی، اور اس کے ساتھ ہی سرخ لائن غائب ہو گئی۔ یہ لائن کہاں غائب ہو گئی عمران صاحب؟ صدیقی کی آواز سنائی دی۔ میں نے ریڈ ریس کا سرکٹ بریک کر دیا ہے، عمران نے جواب دیا۔ اگر ایسا ہو سکتا تھا تو پھر کشتی تباہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ صدیقی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔
रेड रेस मुख्तलिफ इलाकों की होती है, इसलिए ज़रूरी ना था कि सर्किट ब्रेक काम कर जाता। इसलिए मैंने ये लाइन क्रॉस करने के बाद इसे इस्तेमाल किया है। अगर रेड रेस ज़्यादा ताकतवर होती तो फिर ये ब्रेक ना होती और हम कश्ती के साथ ख़त्म हो जाते, इमरान ने तफसील बताते हुए कहा। तो फिर अब क्या प्रोग्राम है? वो लोग तो सर्किट ब्रेक होते ही बहरहाल हमारी तरफ होशियार हो गए होंगे, सदीकी की आवाज़ सुनाई दी। मेरा ख्याल है कि हमें इस तरह समुंदर में तैरते हुए बजाय विशाखा जजीरे पर जाने के बटाम जजीरे पर बराह रास्त जाना चाहिए, चौहान की आवाज़ सुनाई दी। वो क्यों? इमरान ने पूछा। इसलिए कि आपने खुद ही बता दिया है कि इन सब चेकिंग रेस का मरकज़ वशाकू जजीरा है, इसलिए लामहला बटाम जजीरे पे इस कदर हिफाजती इंतजामात नहीं होंगे, चौहान ने जवाब दिया। हो सकता है उन्होंने बटाम जजीरे पर अलहदा से खसूसी इंतजामात रखे हों। ऐसी सूरत में हम दोनों तरफ से फंस जाएंगे।